Hello dear students, welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor Mudassir Bhatt. आज है class 12 electrostatics का lecture number 2. In the previous class we talked about what is electrostatics, what is charge, and then we discussed the properties of charge. और फिर हमने discuss किया था methods of charging a body. लेकिन unfortunately due to some technical glitch, उसकी जो आवाज़ है शायद वो mic dead हुआ था. तो today we'll start off from the methods of charging. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पहले कि हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे. तो इसके कई सारे मेथड्स हैं एंड द फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी बेसिकली चार्ज अ बॉडी बाय फ्रिक्शन. तो यहाँ पे हम लोग जो है फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज करेंगे. तो जब भी हम लोग फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज करेंगे तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग वी डू बेसिकली रबिंग. तो हम लोग रब करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को. एंड यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे जो दोनों चीजें हैं दे नीड टू बी इंसुलेटर्स. यहाँ पे दोनों चीजें जो है वो इंसुलेटर्स होंगे. तो दो इंसुलेटर्स को हम लोग जो है विल रब देम ऑफ. तो उससे क्या होगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, हीट डेवलप होगा. और वो जो हीट है उस हीट की मदद से वो जो एनर्जी मिलेगी उन दो बॉडीज को, तो वहां पे जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जिसकी ज्यादा होगी वो गेन करेगा. तो यहां पे हम लोग बोलेंगे, यहां पे रबिंग से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट विल बी प्रोड्यूस्ड. तो हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट की मदद से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाएंगे बाहर. इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट. तो एक से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो बनेगा पॉजिटिव चार्ज और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो बनेगा नेगेटिव चार्ज. बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि दोनों जो है दे हैव टू बी इंसुलेटर्स. तो अगर हमें दो इंसुलेटर्स में दोनों को चार्ज कराना है तो व्हाट वी हैव टू डू इज हम लोगों को उनको रब करना है. जैसे हम लोग करते हैं ग्लास को स्लिक क्लॉथ के साथ, तो ग्लास हो जाता है फिर पॉजिटिव चार्ज, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और स्लिक क्लॉथ में वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वो बनता है नेगेटिव चार्ज. यहां पे मैं आपको बता दूंगा कि किस केस में क्या हो रहा है. तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे क्या होता है, अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड है तो ग्लास रॉड में क्या होगा, ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा जब हम इन दोनों को रब करेंगे. यानी जब मैं ग्लास रॉड को स्लिक क्लॉथ के साथ रब करूंगा तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलकर वो स्लिक में चला जाएगा. तो ग्लास बनेगा पॉजिटिव चार्ज, स्लिक बनेगा नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली अगर मेरे बाल सूखे हुए हैं, ड्राई हेयर है, मैं एक कोम लेता हूं, कंघा लेता हूं, उन दोनों को रब करता हूं तो क्या होता है, ड्राई हेयर होता है वो होता है पॉजिटिव और कोम जो है, कंघा जो है वो बनता है नेगेटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. सिमिलरली यहाँ पे वुलन क्लॉथ है रबर के साथ और जो है हमारे पास कैट स्किन है उसको हम लोग एबोनाइट रॉड से रब करेंगे. तो बेसिकली किसी भी, जैसे मैंने कल भी ये बोला कि किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो इट इज प्राइमरीली दी इलेक्ट्रॉन. या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा. अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ इट इज लाइक कि हमने उसको पॉजिटिव दे दिया, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई. और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो मतलब हमने वहां से प्रोटॉन को बाहर निकाला, दैट इज बेसिकली नेगेटिव चार्ज. लेकिन क्योंकि जो प्रोटॉन है प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोटॉन के साथ नहीं खेलेंगे बल्कि हम लोग खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ. तो या तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. अगर मिला तो नेगेटिव चार्ज, अगर बाहर फेंका तो पॉजिटिव चार्ज. राइट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी, अगर मेरे पास दो कंडक्टर्स है तो मुझे उनको चार्ज करना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज मैं यहाँ पे कंडक्शन के इस्तेमाल करूंगा. तो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट. तो मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास दूसरी बॉडी है, यहां से मैंने इनको कनेक्ट किया. मान लो इसमें चार्ज है 4 कूलम का, इसमें न्यूट्रल चार्ज है. तो जब मैंने कनेक्ट किया इसको तो चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा. तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन इज, इसका जो चार्ज है और इसका जो चार्ज है दोनों का चार्ज बराबर होगा, 2 कूलम. तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में कांटेक्ट होना इंपॉर्टेंट है और यहां पे ये होते हैं कंडक्टर्स. तो दे आर कंडक्टर्स. जैसे इंडक्ट उसमें था, फ्रिक्शन में था, दे नीड टू बी इंसुलेटर्स, यहां पे दे हैव टू बी कंडक्टर्स. तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां से यहां शिफ्ट होगा. और यहां पे हमने देखा अगर ये 4 कूलम है, ये 0 कूलम है, इनको मैंने कनेक्ट किया, कंडक्ट करेंगे यहां से यहां, तो
आफ्टर सम टाइम यहाँ पे 2 कूलम होगा। लेकिन अब हम देखेंगे क्या ये हमेशा कंडक्शन में जो है चार्ज बराबर होगा। मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है और ये मेरे पास दूसरा स्फीयर है, इसमें रेडियस है r और इसका रेडियस भी है r, तो दोनों का साइज सेम है। अब मैंने इस चार्ज को दिया है, इस स्फीयर को दिया है मैंने चार्ज q1 और इस पे चार्ज है q2। अब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो कंडक्शन के बाद क्या होगा, चूंकि ये दोनों एक जैसे स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, तो व्हाट विल हैपन इज इस पे आएगा चार्ज q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय 2 और इस पे आएगा चार्ज q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय 2। राइट, क्यों? क्योंकि ये दोनों स्फीयर एक जैसे हैं, तो जितना चार्ज इस पे आएगा उतना चार्ज इस पे आएगा। लेकिन अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि हमेशा हमारे पास जो स्फीयर्स होंगे वो एक जैसे होंगे। मान लीजिए अब मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है r1 और यहां पे मेरे पास एक और स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है r2। अब मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब यहां पे आप देखेंगे दोनों केसेस में r बराबर था, तो यहां पे r का कुछ भी नहीं हुआ। अब लेकिन यहां पे क्या होने वाला, यहां पे चार्ज कहां से कहां जाएगा और कितना जाएगा। तो रिमेंबर, चार्ज हमेशा तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं आएगा। V शुड बी सेम, V शुड बी सेम, बिकॉज जो चार्ज है, चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो फ्लो रुक जाएगा। तो फ्लो तब तक नहीं रुकेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा तब जाके चार्ज रुकेगा। तो ये आपको कतई याद नहीं रखना है कि हमेशा चार्ज दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स होंगे या दोनों आइडेंटिकल बॉडीज होंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में हमें हमेशा आइडेंटिकल बॉडीज मिलेंगी। तो इसीलिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि ये जो चार्ज है, चार्ज तब तक चलेगा जब तक क्या होगा, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। एंड वी नो दैट चार्ज जो है इट इज कंजर्व। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को यूज करके जो इसको आगे देखेंगे, इसमें हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे, तब शायद ये कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर्ली जो है क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप याद रखेंगे अगर आइडेंटिकल बॉडीज है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर अनआइडेंटिकल बॉडीज है जहां पे रेडियस दोनों का अलग अलग है, तो उसमें आप लोग याद रखेंगे चार्ज का फ्लो तब तक रहेगा जब तक हम क्या कहते हैं, दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। तो वंस पोटेंशियल बराबर हो गया तब चार्ज का फ्लो रुकेगा। तो फिर हम आगे देखेंगे कि वो चार्ज कैसे होगा, वो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा उस पर, तब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये थी कहानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू इंड्यूस चार्ज। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, देयर इज बेसिकली ना तो रबिंग है ना तो कांटेक्ट है। तो यहां कुछ अलग सीन है। फ्रिक्शन में हमने देखा वी हैव टू रब, देयर शुड बी अ कांटेक्ट। फिर कंडक्शन में देखा हमको उनको तार से जोड़ना है। लेकिन इंडक्शन एक अजीब तरह का सिस्टम है, यहां पे ना तो कांटेक्ट है ना तो रबिंग है। तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली देखिए पहले इसको डेफिनेशन को समझते हैं। इफ अ चार्ज बॉडी is brought near a metallic neutral body। तो मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, मैं उस चार्ज बॉडी को एक मेटालिक न्यूट्रल बॉडी के पास ला रहा हूं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो न्यूट्रल बॉडी में भी चार्ज होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पे हम बोलते हैं इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट near a metallic neutral body, the charged body will attract the opposite charge and repel the similar charge present in the body, neutral body। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। As a result of this, one side of the neutral body becomes negatively charged while the other becomes the positive charge। This process is called electrostatic induction। तो देखिए इसको समझते हैं। ये मेरे पास एक बॉडी है, जो इसने कहानी लिखी है ऊपर, इसको समझते हैं। यहां पे एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। रिमेंबर इन दोनों का कोई कांटेक्ट, ये अलग है ये अलग है, ये एक बॉडी ये दूसरी बॉडी। अब ये बॉडी है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेट्स सपोज इसमें 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव। अब जो ही ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस बॉडी के करीब आएगी तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन का मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर खिसकेगा, नेगेटिव चार्ज वहां खिसकेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को लगेगा मुझे कोई यहां पे खींच रहा है, आई एम बीइंग अट्रैक्टेड बाय समवन, एंड नेगेटिव को लगेगा आई एम बीइंग रिपेल्ड। तो क्या होगा यहां पे, ये चार्ज वैसे का वैसा, ये जो बॉडी है इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। रिमेंबर, इस स्टेज पे भी ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल ही है, बस ये फर्क है कि अब यहां पे चार्ज रैंडम था और यहां पे चार्ज हो गया पोलराइज। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? इट मींस कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड, नेगेटिव चार्ज एक साइड, लेकिन अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है। तो आगे इसमें ये मैंने ये कहानी समझा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, या इसको इंडक्शन या इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो अब हम समझेंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है। तो वो समझने के लिए वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज बेसिकली 4 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप तो मैंने पहले वहीं पे समझा दिए, इनको मैं फिर से रिपीट करता हूं। ये मेरे पास एक बॉडी थी, इस बॉडी में 4 माइनस 4 प्लस, और यहां पे मैंने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाई थी। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये नेगेटिव चार्ज वहां का वहां जैसा था वैसा। अब ये बॉडी हो गई पोलराइज, मतलब इसके चारों प्लस यहां और इसके चारों माइनस यहां। अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं है। तीसरा स्टेप, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे, अब ये स्फीयर भी ऐसा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और यहां पे हम लोग करेंगे इसको अर्थिंग, ग्राउंड करेंगे इसको। अब ये चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है, दिस प्लस चार्ज फील्स सम अट्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। तो इसको लगता है कि मुझे कोई खींच रहा है अपनी तरफ। ये तो वेला है, तो ये क्या करेगा, इसको ये अर्थ खींचेगी अपनी तरफ। तो इन द 4th स्टेज व्हाट वी हैव इज, हम लोग क्या करेंगे, ये सारा का सारा इधर जाएगा। अब यहां पे जो बचेगा, यहां पे बचेगा प्लस चार्ज, क्योंकि नेगेटिव को तो अर्थ खा गई, और इसको अब हम लोग हटा देंगे, विल रिमूव दिस। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो अर्थ हमने किया था, अर्थिंग जो हमने की थी, इसको भी रिमूव करेंगे। तो जब हम अर्थिंग को भी रिमूव करेंगे, सोर्स को भी रिमूव करेंगे, तो हमें जो बॉडी मिलेगी वो बॉडी कुछ इस तरह से मिलेगी। नाउ दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अर्लियर ये बॉडी थी न्यूट्रल, यहां पे इट वाज न्यूट्रल। तो यहां पे इस बॉडी पे कोई नेट चार्ज नहीं था, लेकिन लास्ट में 4th स्टेप के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी में चार्ज इंड्यूस हो गया, लेकिन देयर वाज नो डायरेक्ट कांटेक्ट। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन इंडक्शन देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट, यहां पे होता है बेसिकली पोलराइजेशन। तो उससे क्या होता है, जो एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, उसमें चार्जेस होते हैं पोलराइज, दे अलाइन देमसेल्व्स, नेगेटिव चार्ज एक साइड, पॉजिटिव चार्ज एक साइड, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि मुझे पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। हाँ, अगर मुझे यहां पे नेगेटिव चार्ज की जरूरत थी, इफ आई वांटेड दिस बॉडी टू बी नेगेटिवली चार्ज, तो मुझे यहां पे सोर्स रखना था पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग एजेंट। इंड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यही जो है, यही बॉडी इंड्यूस करेगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसके पास जितना चार्ज होता है उतने का उतना रहता है, बट हाँ, ये इसमें इंड्यूस करती है चार्ज, ठीक है। इट्स लाइक आप दूसरे के मसले में टांग अड़ाते हो, आपका कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला यहां होने वाला, तो बेहतर है टांग अड़ाओ, राइट। नेक्स्ट, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इंड्यूसिंग बॉडी, जो मैं अभी बता रहा था, इंड्यूसिंग बॉडी नीदर गेन्स नॉर लूजेस द चार्ज। तो इंड्यूसिंग बॉडी में जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज रहता है, तो ना तो वो उसमें चार्ज उसको मिलता है, ना तो वो चार्ज गेन करती है, ना तो वो चार्ज लूज करती है। सेकेंड, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। जो मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोगों ने लाया था यहाँ पे नेगेटिव और हमें मिला था पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया था, पॉजिटिव देके गया था, तो दोनों ऑपोजिट है। सो द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। एंड पॉइंट नंबर 3, इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज, ईदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, बट यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं बल्कि बॉडीज में हो जाता है, ठीक है ना। इफ यू हैव अ बॉडी, whether that body is conducting or it is non conducting, वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे इंडक्शन जो है that will take place, राइट। तो ये थी कहानी बेसिकली, हम लोग बॉडीज को चार्ज कैसे करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 तरीके हैं। एक हमारा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जहां हम लोग बेसिकली रब करते हैं दोनों चीजों को, और वहां से हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है, और उस हीट एनर्जी की मदद से
जो सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जिसकी ज्यादा वो गेन करेगा। तो मतलब एक होगा पॉजिटिवली चार्ज, एक होगा नेगेटिवली चार्ज। फ्रिक्शन होता है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। फिर हमने बात की थी अबाउट कंडक्शन, जहां पे हम लोग उनको कंडक्ट कराते हैं थ्रू अ वायर, थ्रू अ कंडक्टर। तीसरा हमने देखा था इंडक्शन, जहां कोई भी कांटेक्ट नहीं है लेकिन हम लोग सब्सटेंस को बॉडी को पोलराइज करते हैं। पहले वी पोलराइज इट, क्योंकि चार्ज जो है वो अलग अलग हो जाता है, और पोलराइजेशन के बाद क्या होता है, ग्राउंड करने के बाद, अर्थिंग करने के बाद वो बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। और इंड्यूसिंग एजेंट और इंड्यूस चार्ज जो है वो दोनों अलग अलग होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आपका इंड्यूसिंग एजेंट नेगेटिव होना चाहिए, और अगर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए तो आपका इंड्यूसिंग एजेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये थी कहानी चार्जिंग की। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, थ्री बॉडीज A, B and C have charges 4 coulomb, -2 coulomb and 0 coulomb respectively. If A and C are touched first and then C and B are touched, find the final charge on A, B and C. I think ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, तो लेट मी चेक। ओके, चलो यहीं पे कर देते हैं इसको। हाँ, हमारे पास क्या है, दो बॉडीज हैं A, B and C, जिनके पास चार्ज कितना है, 4 कूलम, -2 कूलम एंड 0 कूलम। तो देखिए, ये एक बॉडी है, दिस इज A, ये दूसरी बॉडी है, दिस इज B, एंड ये तीसरी बॉडी है, दिस इज C। अब इसका है +4 कूलम, इसका है -2 कूलम और इसका है 0। अब पहले बोलता है कि A और C को टच किया जाता है, तो व्हेन वी टच A एंड C, तो A प्लस C में क्या होगा, 4 और 0। तो इसका 4 है, इसका 0 है, दोनों को टच करेंगे और यहां पे क्या होगा, A में आएगा 2, C में आएगा 2। तो दिस इज नाउ A, दिस इज C। अब A में 2 कूलम है, C में 2 कूलम है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब यहां पे बोला गया कि C एंड B आर टच्ड। अब C और B को टच किया जाता है, तो C का चार्ज है 2 कूलम, B का चार्ज है -2। तो दिस इज 2 कूलम, ये C है, और दिस इज -2 कूलम, ये B है। अब इन दोनों को टच किया जाएगा, जब दोनों को टच करेंगे तो नेट चार्ज आएगा 0। तो C का चार्ज आएगा 0 और B का चार्ज आएगा 0। तो फाइनल चार्ज क्या बनेगा, फाइनल चार्ज होगा A में आएगा 2 कूलम, B में आएगा 0, C में आएगा 0। तो दिस इज 2 कूलम, 0 कूलम एंड 0 कूलम। तो ये चार्ज आने का है आफ्टर दिस, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप यहाँ पे देखिए, एक शॉर्टकट है, अगर इसके ऑप्शंस भी गिवन होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व, तो चार्ज जो पहले होगा वही बाद में होना है। तो पहले चार्ज कितना है, 4 - 2 0, दैट इज 2। तो फाइनली भी कितना होना है, 2 2 0 0। तो यहाँ पे आप लोग सीधा, अगर आपको ये सब कहानी नहीं आती है, आप सीधा यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट, और वहां से आप लोग क्या करेंगे, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू इजी, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two spheres of radii R1 and R2 having charges Q1 and Q2 at t is equal to 0 are connected by a wire. तो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास दो स्फीयर्स है, ठीक है ना, वी हैव 2 स्फीयर्स। तो ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है। इस स्फीयर का रेडियस है R1 और इस स्फीयर का रेडियस है R2। अब इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। अब जब हमने इनको कनेक्ट किया तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर करेगा फ्रॉम V1 टू V2। मान लीजिए इस पे जो नया चार्ज है दैट इज Q1 और इस पे जो नया चार्ज है दैट इज Q। तो हमें Q1 और Q2 को निकालना। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये तब तक रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों का जो पोटेंशियल है, मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल आएगा जब चार्ज ट्रांसफर होगा, दैट विल बी इक्वल टू V1 V1 डैश, दैट विल बी इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय R1, V2 डैश दैट विल बी इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय R2। तो चार्जिंग तब तक होगी जब तक ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, व्हाट विल गेट इज, विल गेट K Q1 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय R2। K से K गया तो विल गेट Q1 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R2, और वी कैन से Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इक्वल टू
R1 divided by R2, or I can also write it as Q1 equal to R1 divided by R2 into Q2. तो ये हो गया मेरे पास Q1. Similarly, I can also write Q2. Now we know that charge जो है charge is conserved. तो जो पहले चार्ज था that is Q1 and Q2. तो old charge that is Q1 plus Q2 that has to be equal to new charge that is Q1 plus Q2. अब जो Q1 है, Q1 किसके बराबर? Q1 है बराबर R1 divided by R2 into Q2 plus Q2. तो यहां पे I can take Q2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 plus R1 divided by R2, and this I can write as Q2 R1 plus R2 divided by R2. तो इसका मतलब जो Q1 है प्लस Q2 दैट इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू Q2. मुझे Q2 निकालना है, मुझे नया चार्ज निकालना है, तो Q2 जो है दैट विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2. तो ये होगा मेरा Q2. एंड सिमिलरली जो Q1 होगा, Q1 विल बी इक्वल टू R1 R2 की जगह, बाकी सब कहानी सेम, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2. अब जरूरी नहीं है कि दोनों चार्जेस बराबर होंगे. दोनों चार्जेस कब बराबर होंगे? जब R1 और R2 बराबर होंगे. यहां पे देखिए आप, अगर मैं R1 और R2 को बराबर करूं तो यहां बनेगा Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2 और यहां बनेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2. लेकिन फिलहाल हम ये मानते हैं कि R1 और R2 जो है दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों अलग अलग है. तो दिस विल बी द चार्ज. सो Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 एंड Q1 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2. राइट? तो इस तरीके से हम लोग जो है चार्ज निकाल सकते हैं. दिस इज बेसिकली चार्जिंग बाय कंडक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the charge on 182 kg of electrons? तो मेरे पास, हमने जब कल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो उसमें हमने बात की थी कि जो चार्ज है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी कि चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 182 kg इलेक्ट्रॉन्स है, तो बताइए उस पर कितना चार्ज होगा. राइट? अब आप देखिए, जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. तो आई कैन से दैट कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये है बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक. अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, मुझे निकालना है 182 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. तो यहां से मैं निकाल सकता हूं ना 1 kg का. तो 1 kg का कितना चार्ज होगा? 1 kg का होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31. अब ये ऊपर जाएगा कूलम, तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 9.1. तो ये कितना बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 19 इज 12 डिवाइडेड बाय 9.1. तो ये है कितने का? 1 kg का. अब मेरे पास कितने हैं? 182 kg. तो चार्ज ऑन 182 kg, 82, that will be equal to 1.6 into 10 की पावर 12 divided by 9.1 into 182. So 9.1 into 20, that is equal to 180 because 90 90 180 और एक और 2 तो 182. तो ये बनेगा 20 into 16 that is equal to 32 into 10 to the power 12 कूलम. इतना चार्ज होगा 182 kg इलेक्ट्रॉन्स में. तो ऑप्शन चेक करते हैं.
पहला ऑप्शन है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 13, तो यस इट कैन बी रिटन एज, तो इसका पहला ऑप्शन सही है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 13 कूलम। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन पहला। तो यहां पे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली निकाला एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इतना मास होता है, मतलब इतने कूलम में इतना मास, और फिर हमने ये देखा कि 1 kg में कितना चार्ज होगा, दैट इज इक्वल टू दिस मच, और फिर हमें निकालना था 182 पे। तो सिमिलरली इसको हम मल्टीपल करेंगे 182 एंड दिस इज व्हाट वी गेट। तो रिमेंबर इन 182 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स we'll have a charge of 3.2 into 10 to the power 12 10 to the power 13 कूलम। इतना चार्ज होगा अगर हमारे पास 182 किलो इलेक्ट्रॉन्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आज का बेसिक टॉपिक था हमारे पास, दैट इज कूलम्स लॉ। तो अभी तक हमने पढ़ा बेसिकली व्हाट इज चार्ज, जिसमें हमने देखा चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, जहां हमने देखा कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, चार्ज का मास होता है, एडिटिव है, स्केलर है, इट इज क्वांटाइज्ड वगैरह वगैरह, राइट। अब जो है चार्ज जो है, अब अगर दो चार्ज पार्टिकल्स है तो वो लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो वहां कोई ना कोई फोर्स होगा, एंड इस फोर्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम। तो कूलम ने एक लॉ दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ, एंड कूलम्स लॉ हमको क्या बताता है, पढ़िए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। हम जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं ना, दिस इज एग्जैक्टली लाइक ग्रेविटेशन, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहां पे चूंकि चार्ज का कॉन्सेप्ट है, मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन, हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन में क्या होगा, इंटरेक्शन में इट कैन बी लाइक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या तो आपको पसंद आता है या तो आपको बुरा लगता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, जब दो चार्ज पार्टिकल्स इंटरेक्ट करेंगे, अगर वो लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and it acts along the line joining the two charges। ये हम अब समझेंगे। देखिए इसको समझते हैं, कहानी खत्म। अब जब कूलम ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो बेसिकली कूलम ने लिया पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट। क्यों, उसने बोला कि जो दो चार्जेस है उनका जो साइज है उसके मुकाबले में उनकी दूरी को बढ़ा दो, तो वो खुद ब खुद क्या बनेगी, पॉइंट चार्ज। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज Q1, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, और ये है Q2। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज वो R है। अब कूलम ने हमको बोला कि ये जो इनके बीच का जो फोर्स होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। यानी इस पे जितना चार्ज होगा और इस पे जितना चार्ज होगा, इंटरेक्शन उसी हिसाब से होगा। अगर दो कमजोर चार्जेस है तो इंटरेक्शन कमजोर ही होगा, अगर दो ताकतवर चार्ज यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इंटरेक्शन ज्यादा। दिस इज एज सिंपल एज एनीथिंग, है ना। अगर हैवी चार्जेस है, स्ट्रॉन्ग चार्जेस है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, अगर कमजोर चार्ज है तो कमजोर इंटरेक्शन होगा। तो यहां पे भी क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब यही जो फोर्स है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जितने ये चार्ज पार्टिकल्स दूर होंगे उतना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा। वेदर वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो डिपेंड करेगा दूरी पे भी। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग बोलेंगे कि इनकी दूरी बढ़ाओ तो फोर्स ऑब्वियसली कम होगा, नजदीक लाओगे तो फोर्स ज्यादा होगा, दूर जाओगे तो क्या होगा, फोर्स कम होगा, है ना। नजर से दूर तो दिल से भी दूर, राइट। तो वही कहानी यहाँ पे होने वाली है कि जितना ये पार्टिकल, जितना ये चार्ज बॉडीज दूर होंगे उतना इंटरेक्शन कम होगा, जितना क्लोज होंगे उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो इट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एंड फिजिक्स का रूल है, जहां प्रोपोर्शनलिटी वहां पे कांस्टेंट, एंड हम बोलते हैं कि ये जो F है दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, where K is a constant और K होता है बराबर किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। एंड एक और चीज आप यहीं पे याद रखेंगे आप कि जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। यूनिट हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। दिस इज 9 × 10⁹। यूनिट लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कभी कभी आपसे डायरेक्टली यूनिट पूछा जाएगा, इनफैक्ट शायद नीट में एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी नहीं है, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज न्यूटन, so this is Newton meter square per coulomb square, right? ओके, अब मान लीजिए आप, लेट्स सपोज अब हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है, कोई और मीडियम है। तो अगर हमारे पास कोई और मीडियम है तो वहां पे हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन। तो व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब सर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में कोई रिश्ता है क्या? यस है। तो ये जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जो के है, के को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के जो है, के होता है बराबर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर के का यूनिट, के इज यूनिटलेस, क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के इज रिलेटिव परमिएबिलिटी और वी कॉल इट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये होता है इनका आपस का रिश्ता, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने याद रखा व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज बेसिकली द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब देखो, अगर लाइक चार्जेस हुए, अगर लाइक चार्जेस हुए तो रिपेल करेंगे, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अगर अनलाइक हुए तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां अगर अनलाइक है तो वो कुछ इस तरह जाएगा, दिस इज अट्रैक्शन। तो व्हाइट से रिपल्शन, रेड से अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये है कहानी किसकी? कूलम्स लॉ की। तो आगे इसमें और कई सारी चीजें आएंगे तो डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। कूलम्स लॉ के कुछ फीचर्स जो आपको याद रखने हैं। कूलम्स फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मान लीजिए ये एक चार्ज था, ये दूसरा चार्ज है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो चार्ज फोर्स जो है वो ऐसे काम करेगा, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इट इज नॉट कि एक इधर होगा एक इधर होगा। तो ये हमेशा अगर अट्रैक्टिव है तो इस तरह, और अगर रिपल्सिव है तो कुछ इस तरह, लेकिन it will always be along the line joining the two charges. Point number 1. Point number 2, to every action there is an equal and opposite reaction. तो जितना फोर्स ये इस पे डालेगा उतना ही फोर्स ये इस पे डालेगा, तो they form action reaction pair. It forms action reaction pair. It is a medium dependent force. क्यों? मैंने आपको अभी बताया था कि F जो है that is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, दिस इज फ्री स्पेस। लेकिन अगर मीडियम होगा तो F मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो मीडियम पे डिपेंड करता है। वैक्यूम में अलग फोर्स होगा, वैक्यूम में ज्यादा फोर्स होगा। बाकी अगर मीडियम है तो वहां पे फोर्स पे असर पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो वी कैन नॉट से कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके थ्रू वर्क डन जीरो होता है, जिनका कर्ल जो है वो जीरो होता है। तो डेल क्रॉस एफ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स दैट हैज टू बी जीरो, क्योंकि इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो बिकॉज़ इसका कर्ल जो है वो जीरो है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। मान लो
ये एक चार्ज, अगर यहाँ पे एक और चार्ज होता Q3, तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनको किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। चाहे बाकी चार्जेस है ना है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये प्रॉपर्टीज में एक बार फिर से पढ़ता हूं। तो इसमें हमने क्या बोला कि इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, it acts along the line joining the two charges, it's a medium dependent force, it's a conservative force, and force between two charges is independent of other charges, right? Now let's see what is next. अच्छा, क्योंकि ये फोर्स है एंड फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा वेक्टर को डिस्कस करेंगे। अब लेट्स सपोज ये एक चार्ज है, दिस इज Q1, ये दूसरा चार्ज है, दिस इज Q2, और यहां से मैं इनको मेजर कर रहा हूं। देखिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R2। ठीक, अब मैंने इन दो चार्जेस को ज्वाइन किया, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। सो हमको पता है वेक्टर जो है ट्रायंगल ऑफ एडिशन, उसके हिसाब से क्या होगा, देखिए R1 प्लस R इक्वल टू R2, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द वेक्टर थर्ड, क्योंकि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जो साइड ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा वो रिजल्टेंट होगा। तो ये एक साइड, ये हेड, ये टेल, तो यहां से ये ज्वाइन हो जाएगा, राइट। अब यहां पे मुझे R चाहिए, तो जो R वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। तो R का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। अब यहां पर तो जब भी मैं फोर्स लिखता हूं ना, सपोज मैं लिखता हूं फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आई वांट टू राइट इट इन अ वेक्टर फॉर्म। सपोज मैं कह रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नोटेशन कोई कुछ भी रखता है बट यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 1 चार्ज आएगा तो इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब R भी क्या होगा, दिस विल बी दिस, तो ये आ जाएगा R12 स्क्वायर, दैट इज R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब ये चूंकि वेक्टर है तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट इट एज लाइक दिस। वी नो दैट जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर होता है बराबर किसके, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब यहां पे अगर मैं क्या करूं, क्योंकि ये फोर्स है तो आई कैन से दिस इज R12 कैप। अब R12 कैप जो है, R12 वेक्टर will be equal to R12 magnitude into R12 cap। अब जो R12 cap है that will be equal to R12 vector divided by R12 magnitude। अगर मैं यहां पे इसको लिखूं, देखो ये क्या बनेगा, what I'll get is I'll get K Q1 Q2 R12 cube into R12 vector। तो आप चाहे इसको ऐसे लिखो, आप चाहे इसको ऐसे लिखो, दिस इज हाउ वी राइट इट बेसिकली इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। इसलिए हम आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब शायद और क्लियरली होगा। बट रिमेंबर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। एंड अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो देयर विल बी अ माइनस साइन। तो माइनस साइन का मतलब इट इज अट्रैक्टिव, ऑपोजिट फोर्स है। तो ये आपको याद रखना है, अगर नेगेटिव साइन है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है। अब इसमें जो है कई सारे चार्जेस हैं, तो दिस इज दिस फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट और द प्रेजेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। तो तीसरा चार्ज है ना है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट अ टाइम ये चार्ज जो है एक ही बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, जो भी। अब पहले ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, फिर मान लो ये जो Q3 थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, फिर ये Q1 अलग से Q3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर Q4 Q5 Q6। तो इसी तरीके से ये सारे चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो नेट फोर्स होगा वो हम लिख सकते हैं F12
F1 3 ऐसे ऐसे करके, क्योंकि F का इंटरेक्शन 2 के साथ प्लस F का इंटरेक्शन 3 के साथ अप टू n। तो मान लीजिए n सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ पे हर एक के साथ ये अलग अलग इंटरेक्ट करेगा, एंड देन वी कैन से कि जो नेट सम होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, बिकॉज क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सुपरपोजिशन में वी हैव टू यूज द वेक्टर प्रॉपर्टी, राइट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि सारे फोर्सेस का जो सम है दैट हैज टू बी इक्वल, राइट। नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस। पहले मैं चेक करूं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, इट्स ऑन। देयर आर टू चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड having mass of 10 mg and plus 5 microcoulomb having mass of 5 mg. The ratio of their accelerations under Coulomb's force acting between them is, तो ये एक बॉडी है प्लस ये है, तो इसका है 10 माइक्रोकूलम चार्ज और इसका मास है 10 मिलीग्राम्स। यहां पे एक और बॉडी है जिसका है 5 माइक्रोकूलम और इसका मास है 5 mg। अब दोनों का चार्ज अलग अलग है तो इंटरेक्शन होगा, तो यहां पे क्या होगा, देयर विल बी एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। अब चूंकि यहां पे क्या है, यहां पे बेसिकली दो बॉडीज है तो दो एक्सेलरेशंस होंगी अलग अलग, तो वी कैन से एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बिकॉज कूलम्स लॉ है तो ये बनाता है एक्शन रिएक्शन पेयर, तो फोर्स दोनों केसेस में सेम ही होने वाला है, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो आई कैन से A1 डिवाइडेड बाय A2, इधर कर देते हैं इसको, A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1। अब A1 डिवाइडेड बाय A2 मुझे निकालना है, M2 इज 5 mg और M1 जो है दैट इज 10 mg। mg mg cancel, 5 1s are 5 2s are, so we'll get 1 is to 2. So that is the first option, this is the correct option। तो यहां पे हमको बस ये यूज करना है कि एक्सेलरेशन जो है that is inversely proportional to mass। Okay, now let's see the next question। Two charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb are repelling each other with a force of 12 Newton। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक का चार्ज है 2 कूलम प्लस और एक का चार्ज है 6 कूलम, दोनों प्लस है, और इनके बीच का जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स है F। अब क्या हो रहा है कि इसको भी दिया जा रहा है -2 और इसको भी दिया जा रहा है -2, क्योंकि चार्ज जो है वो एडिटिव है, तो 2 - 2 दिस इज 0 एंड इसका आएगा 4, बट जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो जब इसका चार्ज ही नहीं रहा तो फोर्स कहां से आएगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसका आंसर आएगा 0 न्यूटन। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, जहां पे हमने बोला कि चार्ज कैन बी एडेड, तो जब हमने इस +2 को -2 ऐड किया तो ये 0 आ गया, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो यहां पे कुछ फोर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, उसमें नेट चार्ज है वो 0। ओके, two particles of equal mass and charge q are placed at a distance of 16 centimeter। ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, दोनों का मास बराबर है, लेट्स से m और m, दोनों का चार्ज बराबर, दोनों का चार्ज बराबर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा रिपल्सिव, दैट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस, बट एट द सेम टाइम इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, तो ये होगा ग्रेविटेशन। अब ये बोला कि दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, अब इन दोनों में कोई फोर्स नहीं है, तो आप बताओ Q/m का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर इन दोनों में कोई फोर्स नहीं तो मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, ग्रेविटेशन शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिंपल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास है वो होता है बराबर G m1, that is m square divided by r square, this has to be equal to 1/4 pi epsilon naught q square divided by r square। gravitational force has to be equal to electrostatic force, तो r square कैंसिल, हमें निकालना है रेशियो ऑफ q/m, तो ये सारा इसको यहां शिफ्ट करेंगे, तो व्हाट विल गेट इज विल गेट 4 pi epsilon naught g इक्वल टू
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना है क्यू बाई एम, तो हम लिखेंगे जो क्यू बाई एम है, क्यू बाई एम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। तो क्यू बाई एम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। राइट, तो ये थी कुछ क्वेश्चंस बेसिकली जो हमने डिस्कस किए हैं अबाउट कूलम्स लॉ। तो आज की क्लास में हमने बात की अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हाउ डू वी चार्ज द बॉडीज, जिसमें हमने देखा कि हम लोग जो बॉडीज को चार्ज करते हैं हमारे पास तीन तरीके हैं चार्ज करने के। एक है हमारे पास फ्रिक्शन, एक हमारे पास इंडक्शन, और एक जो हमारे पास है दैट इज व्हाट वी कॉल कंडक्शन। तो उन तीन तरीके से हम लोग जो है बॉडीज को चार्ज करेंगे। उसके बाद हमने देखा कूलम्स लॉ, जिसमें हमने देखा जो कूलम्स लॉ है दैट इज बेसिकली the force of interaction between two charges. It can be attractive, it can be repulsive depending on the nature of charge. अगर चार्ज एक जैसे हैं तो रिपल्सिव होगा, ऑपोजिट है तो अट्रैक्टिव होगा। और इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यह मीडियम डिपेंडेंट होता है। और फिर हमने देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जहां पे हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट कि जो दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पे हम देखते हैं जब ये चार्ज पार्टिकल हर एक चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा वेक्टर सम। फिर हमने देखे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो ये थी आज की कहानी, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।